चलिए भाई, वेरी गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है आलोक और इस सीरीज में हम पढ़ते हैं क्लास 10th साइंस। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए सेशन के साथ, सेशन को कर दीजिए लाइक और शेयर। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे सर एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल की, है ना। आपके कोर्स से जुड़ी हुई, आपके साइंस पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई, मैथ्स पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई, हर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई सभी जानकारियां, सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, है ना। इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर अवश्य कर दीजिए बेटा। चलिए तो शुरुआत करें। जैसे कि आपको पता है आज क्या है सर, आज ये जो होली के नेक्स्ट डे हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, है ना सर। तो वही पुराने टॉपिक हमारा अभी जो चला हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसके लिए आज एक क्लास होगी और कल 6 बजे से 8 बजे तक लगातार 2 घंटे आपकी एक मैराथन होगी सर, है ना। उन 2 घंटे की मैराथन में थोड़ा सा थियरी पोर्शन और थोड़ा ज्यादा सा क्वेश्चंस जो है आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन तरीके से, है ना। आप लोग आइएगा 6 बजे से 8 बजे लाइव जुड़िएगा, है ना। कराया जाएगा आपको बेहतरीन तरीके से कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के भी कुछ प्रश्न उसमें बहुत अच्छे मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तो जरूर जुड़िएगा कल 6 से 8। फिलहाल आज शुरुआत करते हैं सर कार्बन एंड कंपाउंड की, पर उससे पहले बात कर लेते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को अवश्य डाउनलोड कीजिए। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करने के बेहतरीन फायदे आपको पता चल जाएंगे सर। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, तब आपको फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर, फ्री क्विज, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, बुक्स इत्यादि बहुत सारी सेवाएं आपको प्राप्त होती रहेंगी, है ना। तो एक नहीं अनेक फायदे हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप के, तो इसे अवश्य डाउनलोड कीजिए। और चलिए इसी के साथ आज का अपना सेशन जो है उसकी शुरुआत करते हैं सर, ठीक है। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें कुछ बातें हमने सीख ली थी, कुछ बातें अभी सीखनी बाकी है। जो सीखनी है, जो बाकी बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे सर आज। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चलिए सर, ये चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसके बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। क्या कर ली थी बात और क्या आज बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो बातें हमने कर ली है इस चैप्टर के बारे में। जैसे कि आपको मैंने बताया था सर कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, कार्बन के बारे में हमने सारी बातें लास्ट क्लास में देख ली थी, जान ली थी, समझ ली थी। आज हम करेंगे कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बातें करेंगे सर, कंपाउंड्स के बारे में। तो कार्बन कंपाउंड के बारे में अगर मैं आपसे कुछ बातें करूं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर कार्बन कंपाउंड जो है सभी ऑर्गेनिक चीजों में मौजूद होते हैं। प्राकृतिक जितनी भी चीजें हैं सर, जितनी भी वस्तुएं प्राकृतिक आप देख रहे हैं, सब में आपको कार्बन मौजूद मिलेगा। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी यहाँ पे ये भी है कि जिस भी कार्बन के कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन, देखो जरा, जहां हाइड्रोजन और कार्बन दोनों साथ साथ मिलते हैं, है ना, कोई कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, तो आप ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। क्या? हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, जहां आपको हाइड्रोजन और कार्बन साथ साथ मिल रहे हैं किसी भी कंपाउंड में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं सर कि आपको पता है CH4, इसे क्या कहते हैं, ये सभी को पता है सर, इसलिए मैंने ये उदाहरण लिया है। ये सभी को पता है सर, इसको मीथेन कहते हैं। ये क्या है? मीथेन। मीथेन गैस है सर, ये मीथेन गैस है, सभी को पता है इसके बारे में, मीथेन। तो इसीलिए यहां पे जरा गौर से देखें सर, एक तो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसलिए मीथेन क्या है सर? एक हाइड्रोकार्बन है। मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है सर। कमेंट्स वगैरह पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के एग्जाम करीब है ना। बातों में इतना मत बिलीव कीजिए, समझने में इतना बिलीव कीजिए। जो आपको आता है वो रिवाइज हो जाएगा और जो नहीं आता है वो आपको समझ आ जाएगा आज की डेट में। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत ज्यादा इस चीज से रिलेट करते हैं कि सर क्लास लाइव है, हम ऑफलाइन नहीं देखेंगे। ऑफलाइन देखने वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं बेटा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि केवल ऑफलाइन या लाइव या आप ऑफलाइन देखते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। सर रिवाइज नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, ज्यादा समय तक वो चीज आपके साथ नहीं रहेगी। रिवीजन प्रैक्टिस यही इंसान को सर परफेक्ट बनाती है ना। आपको लगता है आपको ये आता है सर, अगर इसी में से कोई प्रश्न ऐसा आ जाए जो आपको ना आता हो तो फिर आपको धक्का लगेगा, फिर आप कहेंगे सर
कोई बात नहीं, यही तो नहीं आता था ये कर लिया, फिर पेपर में आपको और भी ऐसे प्रश्न मिलते हैं जो आपको नहीं आते, फिर आप उसके पीछे कारण ढूंढते हैं, कारण फिर आप यहीं पहुंचते हैं घूम फिर के, क्योंकि दुनिया भी गोल है, आप भी इसी कारण पे पहुंचते हैं सर कि प्रैक्टिस थोड़ी कम थी, प्रैक्टिस कर ली थी करी होती सर तो फिर मजा आ जाता सर, बहुत अच्छा पेपर जाता। तो इसलिए देखो क्या आपकी 50-55 मिनट की क्लास होती है मुश्किल से, उसमें थोड़ा सा आपको रिवाइज कराते हुए चलते हैं, सारी चीजें रिवाइज कराते हुए चलते हैं। टारगेट लेके चले हुए हर 3 दिन के अंदर एक चैप्टर लगभग आपका खत्म कर देंगे, इतनी जल्दी से आपका कोर्स जो है निपटेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? आपको बस अपनी जिंदगी का कुछ समय, अपने दिन का कुछ समय निकाल के ही तो देना है, बातें ध्यान से सुननी है केवल। तो बेटा जो समझदार होते हैं ना वो ये चीजें जरूर करते हैं कि वो साथ साथ रिवाइज करते हैं, उन्हें आता भी है तो वो एक झलक देख लेते हैं। कुछ नहीं करना आपको, दिमाग में कोई लोड नहीं लेना आपको, ठीक है, सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ज्यादा कमेंट पे ध्यान मत दीजिए। चलिए सर, तो आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया मैंने कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अगर आपको हाइड्रोकार्बन समझ आ गया तो अब हम बात कर लेते हैं सर कार्बन के वो कंपाउंड्स की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या पढ़ना है सर, 2 प्रकार के कार्बन कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड एंड दूसरे टाइप के कौन से है सर, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने हैं आपको सर। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर जो भी कंपाउंड्स आएंगे ना उसके फर्दर तीन टाइप्स है, इसके फर्दर 3 टाइप्स है। ये मत समझिएगा सिर्फ सैचुरेटेड के, पर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों के 3 टाइप्स है। मैं आपको बताता हूं, सैचुरेटेड में भी और अनसैचुरेटेड में भी 3 टाइप्स के कंपाउंड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। सर वे कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको चेन वाले कंपाउंड्स पढ़ने को मिलेंगे, चेन वाले जो एक लंबी चेन बनाते हैं। इसके बाद आपको ब्रांच्ड कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे जो शाखा वाले होते हैं, ब्रांच्ड। और अंतिम में आपको रिंग वाले मिलेंगे, रिंग वाले कंपाउंड्स। ये 3 प्रकार के आप पढ़ेंगे। रिंग तो सभी समझते हैं सर, अंगूठी जैसी रिंग, गोल, समझते हैं ना सर। रिंग, ब्रांच मतलब शाखा वाले, और चेन मतलब लंबी चेन। ऐसे इन 3 प्रकार के आपको कंपाउंड। अब सर ये तो पहली वाली बात हो गई, पहेली मत बुझाइए सर, आप ये बताइए कि कैसे कैसे कुछ उदाहरण दीजिए। तो सर सबसे पहले तो आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझिए कि सैचुरेटेड कंपाउंड किन्हें कहते हैं हम और अनसैचुरेटेड किन्हें कहते हैं। जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उन्हें कंबाइनली क्या कहते हैं? एल्केन्स कहते हैं। एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल्केन्स कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को कंबाइनली क्या कहते हैं? एल्काइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल्काइंस, YNES, एल्काइंस कहते हैं। अब सर कुछ एग्जांपल हमें एल्केन के दीजिए, कुछ एग्जांपल हमें एल्काइंस के दीजिए, है ना बेटा। चलिए तो एग्जांपल ले लीजिए एक बार जरा। देखो सर, एल्केन वो सैचुरेटेड या एल्केन्स वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बंधन होता है, एक ही बंधन होता है, सिंगल बॉन्ड। अभी आपको उदाहरण भी देते हैं। एल्काइंस क्या होता है सर? एल्काइंस वे होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, 2 या 3 बॉन्ड होते हैं, 2 या 3 बॉन्ड होते हैं जिनके कार्बन्स के बीच में, है ना, उन्हें क्या कहते हैं? एल्काइंस कहते हैं। अव्वल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सिंगल बॉन्ड वालों के लास्ट में ANE लगता है, सिंगल बॉन्ड वालों के लास्ट में ANE लगता है, लेकिन डबल बॉन्ड वालों के लास्ट में, नाम के लास्ट में, मैं किसकी बात कर रहा हूं? नाम के लास्ट में। डबल बॉन्ड वालों के नाम के लास्ट में ENE लगता है लास्ट में, और ट्रिपल बॉन्ड वालों के नाम के लास्ट में YNE लगता है। इसके बारे में अभी आपको बताया जाएगा, बेफिक्र रहिए। अभी तो मैं आपको ऊपर से बता रहा हूं सर, सिंगल बॉन्ड वालों के लास्ट में ANE लगता है, सिंगल बॉन्ड वालों के लास्ट में ANE लगता है। अब कुछ उदाहरण देख सकते हैं। अब बेसिक बातें तो हम समझ गए, अब हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं, तो हम उदाहरण देखने चल रहे हैं और ये भी देखेंगे कि इनके नाम किस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है सर, तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये चीज आपको लेकिन याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखनी है। चलिए आ जाइए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सबसे पहले किसके बारे में? एल्केन्स के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में? एल्केन्स। और साथ के साथ यहां पे बात करते हुए चलेंगे एल्काइंस के बारे में भी बात करते हुए चलेंगे, ठीक है, साथ के साथ।
अब मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जैसे एक कार्बन है और एक कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करनी होती है। सर इस बात को मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। एक कार्बन को चार अन्य इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करनी होगी। क्यों सर? स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए। तो चलिए सर अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। सर अगर एक कार्बन को 4 से करनी होगी तो 2 कार्बन को 8 से, 3 कार्बन को 12 से, इसी प्रकार जितने कार्बन उसी हिसाब से हमें हाइड्रोजन भी देखने पड़ेंगे। अब जरा देखते हैं सर, एक बार देखिएगा जरा। एक कार्बन है तो उसे कम से कम 4 हाइड्रोजन चाहिए। सर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन चाहिए, ये हो गया। सर 4 इलेक्ट्रॉन से इसकी साझेदारी हो गई। इसका नाम जो है आप जानते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं, वरना मैं लिखता नहीं। मीथेन, इसका नाम आप जानते हैं इसलिए मैंने लिख दिया मीथेन। 4 कार्बन से इसकी साझेदारी हो गई। ये 4 हाइड्रोजन भी स्थायी हो गए और ये कार्बन भी स्थायी हो गए। परंतु मान लीजिए 2 कार्बन होते तो कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती? कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती? आप कहते सर 2 कार्बन है, कम से कम 8 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। पर देखते हैं सर, एक बार देखते हैं इस चीज को। इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आपस में भी है। इसका अर्थ यह है कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इन्होंने आपस में कर ली। अब इसको भी कितने चाहिए सर? 3। एक कार्बन को 4 चाहिए होते हैं, एक तो इससे मिल गया, इसको 3 और चाहिए, और इसका भी एक कार्बन की साझेदारी इससे हो रखी है सर, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो इसे भी 3 चाहिए। तो टोटल कितने सही चाहिए सर? 6 चाहिए, ना कि 8 चाहिए। टोटल कितने चाहिए? 6 चाहिए, ना कि 8 चाहिए। तो सर इसका मतलब है 1 2 3 और इसको भी 1 2 3, यानी 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। और ये सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है कि नहीं सर? हाँ सर बिल्कुल सर, सारे सिंगल बॉन्ड हैं ये। परंतु अब आ जाइए यहाँ पे, अब आ जाइए इस तरफ। अब यहां आपको कुछ दिखाना चाहता हूं मैं, यहां आ जाइए। चलिए देखते हैं, देखना सर यहाँ पे मैंने क्या कहा, एल्काइंस जो होते हैं सर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ENE वाले और एक होते YNE वाले, है ना सर? अभी पहले हम बात करेंगे इसकी, ये क्या है? जो डबल बॉन्ड वाले हैं। जैसे कि सर 2 कार्बन हो और इनके बीच में डबल बॉन्ड हो। अब ये कौन सा बच्चा है जिसे अभी तक ये नहीं पता कि सर डबल बॉन्ड का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके आपस में इन्होंने क्या किया है? शेयर किया है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके आपस में इन्होंने शेयरिंग की है, साझेदारी की है 2 इलेक्ट्रॉन की। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। आपस में इन्होंने अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक नियम का जो है पालन करने के लिए उन्होंने 2 तो पूरे कर लिए। परंतु सर अष्टक नियम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी इसको कितने और की जरूरत है? 2 और की जरूरत है। एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ना, 2 तो इसने इससे साझेदारी कर ली, इसने भी 2 की साझेदारी इससे कर ली, पर इसे भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसे भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो इसका अर्थ है सर, मैं यहां लिख सकता हूं, चलिए ऐसे लिखते हैं, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये क्या कहलाया सर? ये क्या कहलाया? नाम तो अभी हम देखेंगे ही देखेंगे, नाम तो अभी देखेंगे ही देखेंगे। अभी तो हम केवल कार्बन की संतृप्ति देख रहे हैं कि कार्बन संतृप्त होता है या नहीं होता। कार्बन जो है असंतृप्त रहता है डबल बॉन्ड, या संतृप्त होता है। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड। सर संतृप्त है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, असंतृप्त है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? जैसे एक उदाहरण आपने ये देख लिया, अब एक उदाहरण आप यहां देखें। ये यहाँ पे एल्काइन है, यानी कि एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन की कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग होगी। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, क्योंकि हाइड्रोजन इनके पास ज्यादा संख्या में नहीं थे। सर 3-3 की साझेदारी कर ली, इसका मतलब चाहिए कितने होते हैं? 4-4, पर 3-3 तो हो गए सर। तो केवल एक ही हाइड्रोजन चाहिए होगा, केवल एक ही और हाइड्रोजन चाहिए होगा। सर ये बन गया, बात बन गई सर, बात बन गई। परंतु क्या आपने एक चीज देखी, क्या आपने एक चीज गौर करी? गौर करने वाली बात यह है कि सर
एक कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड वाला तो सर एग्जिस्ट कर सकता है, सिंगल बॉन्ड एक कार्बन के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक कार्बन के साथ एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं सर। यहां डबल बॉन्ड दो कार्बन के साथ है, ट्रिपल बॉन्ड भी दो कार्बन के साथ है। सिंगल बॉन्ड में सिंगल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कैसे बनाओगे सर? आप सिंगल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तब बना सकते हैं, ऐसे तो आप CH4 लिख रहे हो ना, आप CH2 CCl2 आप ऐसा कुछ सोच रहे हो सर। डबल बॉन्ड नहीं बना सकते आप ऐसे, कम से कम दो कार्बन चाहिए होंगे आपको। मतलब ऐसा मत सोचना, ये इसको इस प्रकार मत सोचना सर, ये दो हाइड्रोजन और ये दो क्लोरीन, समझ रहे हो आप? ऐसा कुछ भी मत सोचना। जैसा बता रहा हूं ना वैसा ही याद करना, वैसा ही समझना है। कहने का मतलब याद नहीं करना, समझना है वैसा ही, कि अगर आपको सिंगल बॉन्ड चाहिए कार्बन के साथ तो आपको 4 मोनोवैलेंट एटम चाहिए होंगे, 4 मोनोवैलेंट एटम। सर एक कार्बन को आपको सैचुरेटेड बनाना है तो 4 मोनोवैलेंट। अब सर ये मोनोवैलेंट क्या है सर? मोनोवैलेंट वो एटम्स होते हैं, मोनोवैलेंट वो परमाणु होते हैं जिनको एक इलेक्ट्रॉन या तो देना होता है या लेना होता है ना, मोनोवैलेंट। यानी जिनके आखिरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। मोनो मतलब वन, वैलेंट वाला मतलब वैलेंसी वाला वैलेंट, ठीक है सर। तो इनके आखिरी कक्ष में एक है, एक की आवश्यकता है, तो सर ये आराम से कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। क्लोरीन भी इसी प्रकार से बना सकता है, क्योंकि ये भी क्या होता है, मोनोवैलेंट। क्योंकि वैलेंसी का क्या अर्थ था, या तो लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो या एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, तो वो क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। ठीक है ना सर, समझ में आ गई बात? यस सर, चलिए बढ़िया बढ़िया। अब सर ना थोड़ा सा नाम के बारे में बात करते हैं। नाम के बारे में बात करने से पहले सर एक कार्य करते हैं, एक एक कार्बन का और कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि एक संतृप्त सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और एक एक अनसैचुरेटेड और बनाते हैं। जैसे कि अगर सर 3 कार्बन का केस हो तो 3 कार्बन में क्या आप बता सकते हैं कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? सर बता सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर ये वाला जो कार्बन है इसके पास एक की तो पहले से ही साझेदारी है, तो इसको कितने की आवश्यकता होगी? एक की साझेदारी इसके पास पहले से ही है, तो इसको एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, एक यहां। सर इसके पास 4 हो गए। अब सर इस कार्बन को देखिए, एक की साझेदारी यहां से और एक की यहां से, तो सर इसको केवल 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, क्योंकि 2 तो इसके पास पहले से ही आगे पीछे से कार्बन से मिल रहे हैं। और इसके पास सर एक यहां से है, एक की साझेदारी जो है इसको मिल गई है कार्बन से, तो 3 और इसको चाहिए होंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया सर, 3 कार्बन वाला संतृप्त यौगिक बन गया। क्या ये चीज मैं यहां पे देख सकता हूं? क्या ये चीज मैं यहां देख सकता हूं? देखना सर, अगर 3 कार्बन हो, अगर 3 कार्बन हो, ये सर 3 कार्बन है। अब दुविधा क्या कि मैं 3 कार्बन में संतृप्ति या असंतृप्ति, ये जो असंतृप्ति मैं यहां पे बना रहा हूं, ये सर मैं पहले वाले कार्बन और दूसरे के बीच में ही क्यों बना रहा हूं? इसके में नहीं बना सकता क्या? इधर नहीं बना सकता क्या? दोनों बातें एक ही पड़ जाएंगी। जब आप नेमिंग सीखेंगे ना, जब आप नेमिंग सीखेंगे तब आपको पता चलेगा आप इसके बीच में बनाइए या फिर आप इसके बीच में बनाइए, बात एक ही है। आपको समझ आएगा ये धीरे धीरे जब आप नोमेनक्लेचर देखेंगे, है ना, यानी इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, जब आप वो देखेंगे तब आपको समझ आएगा। तो सर इसमें देखें जरा हाइड्रोजन की कितनी आवश्यकता है। पहले तो सर डबल बॉन्ड का बनना चाहिए ना, पहले डबल बॉन्ड का बनना चाहिए। ये सर डबल बॉन्ड का ये बन गया, है ना सर। यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, है ना। अगर ये 4 होते कार्बन ना तब बात अलग होती, मैं समझाऊंगा कैसे। अभी सर मैंने एक पहला कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, तीसरा कार्बन। अब हाइड्रोजन देखते हैं सर कितनी आवश्यकता है। सर 2 की साझेदारी है, 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी यहाँ पे। सर यहां 3, सर 2 तो इससे और 1 इससे, 3 तो पहले ही हो गए, तो सर इसे 1 ही हाइड्रोजन की आवश्यकता है, यानी इस प्रकार 1 ही हाइड्रोजन की आवश्यकता है। और इसके साथ पास तो एक से ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन साझा किया हुआ है इसने, तो इसको 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। देख रहे हो, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख के बता सकते हैं। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, 1 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ। आप ऐसा नहीं है कि इसको ऐसा बनाना जरूरी है कि सर ऐसे नहीं लिखेंगे क्या? कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं सर ऐसे नहीं लिखेंगे क्या कि 1 हाइड्रोजन इसका यहाँ, फिर सर इसके साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ, ऐसा नहीं लिखेंगे क्या सर? ये और ये एक ही चीज है, ये बनाया और ये दोनों सेम है, ये दोनों, समझ रहे हैं ना आप, सेम है। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रश्न पे निर्भर करता है, अगर आपसे जैसा प्रश्न पूछा जाए, अगर आपसे कहे सर आप बॉन्ड बना के प्रॉपरली दिखाइए, तो सर आपको नीचे जैसे मैंने बनाया था वैसे ही बनाना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा?
सर क्या एक ही कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं। एक ही कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पता है आपको? ठीक है, इसके बारे में करेंगे, बाद में बातचीत करेंगे। चलो अब यहां पे कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी सर? 3 की साझेदारी, तो 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता। यहां पे किसी हाइड्रोजन की आवश्यकता ही नहीं है, 3 की साझेदारी इससे, 1 की इससे, तो कार्बन पूरा क्या है? स्थायी है। यहां पे सर 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, देख रहे हैं आप? अब आपको नाम देना सीखना है। इसके बाद आपको नाम देना सीखना है, यानी यहां से जो है नेमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सर नेमिंग कैसे की जाए। चलिए इसके बाद सर नेमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना? तो चलिए नेमिंग देख लेते हैं सर। अब नेमिंग कैसे करते हैं, तो नेमिंग के लिए इस पे वापस आएंगे, पहले यहां आ जाते हैं। नेमिंग के लिए कुछ बातें आपको समझना जरूरी है। क्या बातें सर? बताता हूं, सुनिए सर नेमिंग के लिए ना पहले तो आपको काउंटिंग जरूरी है, ठीक है? काउंटिंग, सर क्या कह रहे हो आप? काउंटिंग 1 2 3 सीखेंगे? हाँ 1 2 3 सीखिए। देखो मुझे पता है बच्चे बहुत समझदार हैं, बच्चे ये चीजें पहले ही सीख लेते हैं। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये क्या है सर आपकी? ये काउंटिंग है, लेकिन किसकी? कार्बन की, नंबर ऑफ कार्बन्स की। नंबर ऑफ कार्बन्स पता चलता है इससे, नंबर ऑफ कार्बन्स पता चलता है। किसी भी कंपाउंड को, कार्बन के किसी भी कंपाउंड को नाम देने से पहले कार्बन की संख्या को नाम दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे CH4 है, तो सर कार्बन कितनी संख्या है सर? 1, तो देखिए वहां पे मेथ लिखा है, मेथ, METH, मेथ। तो सर नाम देने, जब भी आप किसी कार्बन कंपाउंड को, कार्बन के यौगिक को नाम देते हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि कार्बन जो है वो कितनी संख्या में मौजूद है, सबसे पहले वो लिखते हो नाम में। तो कार्बन 1 है इसलिए मेथ, 2 होता एथ, 3 होता प्रॉप, 4 होता ब्यूट, 5 होता पेंट। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है? ये क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, यहां पे बताना है आपको। क्या? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ठीक है सर? तो सैचुरेटेड होगा तो आप ANE लगाएंगे नाम के अंत में। सर अनसैचुरेटेड हो सकता है डबल बॉन्ड होगा तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE। बस ये अभी देखते चलते हैं। सर एक काम और कर लेते हैं यहीं पे, मुझे लगता है यहीं पे ये काम करना अच्छा रहेगा। क्या सर? बताता हूं, एक काम और कर लेते हैं यहीं पे। फंक्शनल ग्रुप, जिसके बारे में आपको अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कोई जानकारी नहीं है, सर उसको भी देख ही लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप, क्या सर हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कौन कौन सा होता है? नहीं सर, अभी आपको केवल नाम और उसके लास्ट में जो होता है वो बता रहा हूं। जैसे कि अगर मान लीजिए Cl और Br है, यानी कार्बन से क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा है, तो आप पहले नाम से पहले क्या लगाएंगे? मेथ, एथ, प्रॉप से भी पहले, सबसे पहले क्या लगाएंगे? क्लोरो या ब्रोमो। ये पहले लगता है, ये क्या होता है? पहले लगता है, ये प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स, जो पहले फिक्स होता है, प्रीफिक्स। सर अगर इसकी जगह OH होता तो आप क्या लगाते? OH होता तो आप क्या लगाते? ये अल्कोहल होता है, क्या होता है? अल्कोहल होता है, और इसके लिए नाम के अंत में OL लगता है। अगर COH होता तो ये एल्डिहाइड होता है,
तो इसके लिए आप क्या लगाते, एल्डिहाइड के लिए लास्ट में Al लगाते। लेकिन ये सभी प्रक्रियात्मक समूह के अंत में, जिसमें भी प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन कंपाउंड में जुड़ा होता है, तो उसके अंत में ये चीजें लगती तो है नाम के अंत में, परंतु लास्ट का ई हटा के, ये वाला ई हटाने के बाद लगती है ये चीजें, याद रखिएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप देखते चलिए। एल्डिहाइड हो गया सर। अगर कीटोन होता, कीटोन इस प्रकार से दिखेगा आपको, या तो आप केवल COO लिखिए, इसे केवल COO लिखिए, तब भी आपको समझ में आएगा। ये क्या है, कीटोन प्रक्रियात्मक समूह, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो इसके अंत में ONE लगता है। और अगर COOH, ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सर। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रक्रियात्मक समूह है ये भी। सर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रक्रियात्मक समूह अगर जुड़ा होगा तो नाम के लास्ट में ओइक एसिड लगेगा, ओइक एसिड लगेगा। अब ये मैंने लिखवा दिया, पर इससे आपको अभी सिर्फ नोट कर लेना है, आपको इसके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करना, ज्यादा सोचना नहीं है कि सर ने ये क्या बता दिया। सर ने लिखवा दिया, हमने लिख लिया, हमें तो यहां ध्यान देना है, हमें यहां ध्यान देना है। अगर आपने इस पे ध्यान दिया है और इसको केवल नोट कर लिया है तो सर हम आगे चलते हैं और समझते हैं सर, ठीक है। अब जरा हम नेमिंग देखेंगे। सर इसको हमने मीथेन नाम क्यों दिया, इसको, ये जो मैंने लिखा है इसको मीथेन नाम क्यों दिया, सुनो जरा। कार्बन की संख्या 1, सर 1 कार्बन की संख्या हो तो मेथ, सारे सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड हो तो ANE, एन, ठीक है। डबल बॉन्ड हो तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE, ठीक है सर। चलिए, तो सर इस प्रकार से अगर इसका नाम करेंगे सर, 2 कार्बन है तो एथ, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, ईथेन, क्या कहलाए, ईथेन, इसका नाम क्या हो गया, ईथेन, सिंपल तो है। सर 3 कार्बन हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, प्रोपेन, ईथेन, मीथेन। क्लियर है सर। अब यहां पे आ जाओ, कार्बन की संख्या 2 के लिए ईथ, एथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, एक डबल बॉन्ड है ना इन, ईथीन, क्या, ईथीन। सर अब ये देखो जरा, यहां ध्यान दो जरा, डबल बॉन्ड है, हाँ सर है। सर लेकिन ये कैसे निर्धारित किया जाए कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन की संख्या पर है, पहले कार्बन पे है या तीसरे पे है। तो नोमेनक्लेचर का एक नियम है, उसे जरा पढ़ लो, याद कर लो। अगर ये डबल बॉन्ड है, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, सर इधर से काउंटिंग करोगे तो पास पड़ेगा या उधर से काउंटिंग करोगे तो, आप कहोगे सर इधर से काउंटिंग करेंगे तो पास पड़ेगा, पहले ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, करेक्ट है सर। तो आप ये कहेंगे सर काउंटिंग इधर से ही होनी चाहिए, नाम रखने की शुरुआत इधर से ही होनी चाहिए, पहली बात। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी सर ऐसे ही करते, अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो भी ऐसे ही करते, अगर सर तीनों होते या दोनों होते तो वो अभी आया नहीं आप में, पर मैं बता दूंगा, लेकिन आज नहीं। ऐसा भी होता है, मैंने बताया ना कि जिसमें सिंगल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो। सर अगर ऐसी परिस्थिति हो तो नाम की शुरुआत कहां से करें, किधर से काउंटिंग करें, कौन सा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप या सिंगल बॉन्ड कौन सा पहले पढ़ना चाहिए काउंटिंग के लिए, काउंटिंग करने के लिए, तो वो मैं समझा दूंगा। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, सर डबल बॉन्ड है, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े वहां से काउंटिंग करो। सर यहां से पास पड़ रहे पहले ही कार्बन के साथ है, तो ठीक है सर, पहले कार्बन के साथ है, ठीक है सर। कितने कार्बन की संख्या कितनी है सर, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप। और सर डबल बॉन्ड कहां है, इसके बाद कार्बन की संख्या के बाद क्या होता है, बॉन्ड की बारी आती है। सर कितने डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है, और 1 डबल बॉन्ड के साथ साथ क्या है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 1 पहले कार्बन पे, इन पहले कार्बन पे, इसलिए प्रोप 1 इन। ये बात समझ आई, प्रोप 1 इन, इसका नाम प्रोपीन नहीं, प्रोप 1 इन। लेकिन अगर मान लो इसी को मैं प्रोपीन लिख दूं तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा,
कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमने तो देखा है सर एक जो है ना वो हो या ना हो एक बराबर ही होता है। अगर एक नहीं लिखा तो क्या इसका कुछ और मतलब निकल रहा है? पहले मुझे सही सही बताना आप। अगर यहाँ पे 1 नहीं लिखा तो क्या इस 1 ना लिखने का कुछ और मतलब निकल रहा है? नहीं सर, बात तो एक ही है सर। प्रॉप 1 इन हो या प्रॉप इन हो, मतलब तो यही समझ आ रहा है कि सर पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब पहले कार्बन के साथ है ना सर? तो ये बात समझ में आई। लेकिन यहां पे और भी तो परिस्थितियां हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। चलिए पहले उन परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं, उन परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर ये ऐसे होता तो इसका नाम क्या होता? जब ये इस प्रकार होगा, अब हाइड्रोजन की संख्या भरिए जरा जल्दी से सर। 3 हाइड्रोजन, यहां पे 3 है, एक ही हाइड्रोजन की आवश्यकता है। यहां पे 3 है, एक ही हाइड्रोजन की आवश्यकता है। यहां पे 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। जरा इसका नाम बताओ, इसकी नेमिंग करो। इसकी नेमिंग कैसे करोगे? इसका नाम तुम बताओ कमेंट बॉक्स में। सर 1 2 3, सर 1 2 या 1 2 दोनों में से क्या हो रहा है सर? 2 पे ही, दूसरे कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, है ना? हाँ सर, चलो फिर अगर दोनों में 2 पे ही आ रहा है तो कार्बन की संख्या कितनी सर? कार्बन की संख्या कितनी? 4। 4 के लिए ब्यूट, ये बट नहीं है, ब्यूट है। इसके बाद कौन से कार्बन पे आ रहा है सर? दूसरे कार्बन पे क्या आ रहा है सर? डबल बॉन्ड, तो 2 इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, ये इसका नाम होगा, ये इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, जैसे कि अब की बार मैंने क्या किया, 1 2 3 4 चलो ऐसे लेते हैं एक बार, ठीक है? ये मैंने कर दिया 6 कार्बन कर दिए। कितने कर दिए? 6 कार्बन कर दिए। समझ आ रही बात? 6 कार्बन कर दिए। तो सर 6 कार्बन में देखना 1 2 3 4, चौथे पे पड़ रहा है, यहाँ पे चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड क्यों लिखा है? डबल बॉन्ड। यहां से काउंटिंग करूं तो चौथे पे डबल बॉन्ड आ रहा है और यहां से दूसरे पे आ रहा है। हाइड्रोजन तो आप फिल कर ही लेंगे, है ना? ये नाम क्या होगा सर? इसका नाम बताओ सर, नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? सर कितने कार्बन है सर? टोटल 6 कार्बन है, इसलिए हेक्स। सर दूसरे कार्बन पे इन है, यानी दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन। अगर मैं केवल आपको नाम दूं तो क्या आप कार्बन की ये चेन बना लेंगे? जैसे कि मैं अगर आपको ये कहूं, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको हेप्ट 3 इन, इसका आपको चेन बना के दिखानी है। मैंने नाम दे दिया, आपको ये वाली चेन बना के दिखानी है। बना लेंगे आप? ऐसे भी प्रश्न आ जाता है। सर हेप्ट है, इसका अर्थ क्या है? हेप्ट का अर्थ है सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये ना, 3 3 6 1 7। और सर या तो इधर से या इधर से, किधर से भी काउंटिंग करो, पर तीसरे कार्बन पे क्या आना चाहिए? तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। आपकी मर्जी, आप यहां से करो या यहां से करो। सर यहां से कर लो, 1 2 3, तीसरा कार्बन है ना ये, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड कर दो, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड कर दो। अब आप इसको क्या नाम देंगे? आप इसको कैसे पहचानेंगे सर? 1 2 3, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड और टोटल कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट 3 इन। क्लियर है बात? क्लियर है बात या नहीं? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, है ना? क्लियर? ठीक है, समझ आ रहा है कि नेमिंग कैसे की जाती है, नेमिंग कैसे की जाती है, समझ आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है। अभी आप कुछ भी नहीं सीख रहे, अभी तो बिल्कुल नेमिंग का बहुत अच्छे प्रश्न जो है आपको क्लास 11 12 में देखने को मिलेंगे। नेमिंग में अभी तो आपने कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है नेमिंग में। अभी तो ब्रांच्ड जो चेन्स होती है, शाखा वाली जो कार्बन के यौगिक होते हैं, उनके बारे में तो बात ही नहीं करी सर मैंने। शाखा वाले कार्बन यौगिक के बारे में बात ही नहीं करी। 4 चीजें होती हैं जो कार्बन चेन के बीच में आ सकती है। देखो, एक तो शाखा आ सकती है, शाखा आ सकती है। फिर सर शाखा के बाद डबल बॉन्ड आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। सर इनको कैसे लगाया जाए, मतलब किस तरफ से गिनती स्टार्ट करें?
तो सही कहलाएगी। जहां पे पहले शाखा आ रही है उस तरफ से, या जहां पे पहले प्रक्रियात्मक समूह आ रहा है उस तरफ से, या जहां पे पहले ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उस तरफ से, या पहले डबल बॉन्ड। ये भी तो सीखना है, अभी तो कुछ सीखा ही नहीं है आपने, अभी तो कुछ सीखा ही नहीं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये डबल बॉन्ड के लिए था सर। डबल बॉन्ड के लिए आपको कुछ केसेस थे, मैंने बता दिए। डबल बॉन्ड के कुछ केसेस थे, मैंने आपको बता दिया। अब एक बार ट्रिपल बॉन्ड देख लो, एक बार ट्रिपल बॉन्ड देख लो। इसका नाम बताना सर, इसका नाम बताना, इसको नाम क्या दोगे आप सर? पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन की संख्या 3 है। पहले तो ये करो ना, इस पे क्या है सर, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, 2 कार्बन के लिए एथ है ना सर। और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, पहले पे ये तो एथ YNE लिख दूं तो कुछ घट जाएगा, या H1ene लिख दूं, बात तो एक ही है सर। यहां पे भी चाहूं तो प्रोपाइन लिख दूं डायरेक्टली, या फिर आप प्रोप 1 आइन लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। दोनों ही नाम सही हैं, दोनों ही नाम सही हैं, क्योंकि पहले ही कार्बन पे तो है ट्रिपल बॉन्ड, दोनों ही नाम सही हैं। लेकिन अगर ये दूसरे पे होता या तीसरे पे होता तो सर लिखना पड़ता, दूसरे पे होता या तीसरे पे होता तो लिखना पड़ता। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही केसेस जैसे मैंने यहां पे बताए थे आपको किसके, डबल बॉन्ड वाले की, वही केसेस आपको ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी देखने को मिल सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अभी देखो बहुत ज्यादा समय है नहीं, बहुत ज्यादा समय है नहीं, कुछ एक बातें जो मेरे को आपको बतानी है वो आप सुन लीजिए, कुछ एक बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुन लीजिए आप। जैसे कि अब आपने ये चेन वाले तो देख लिए सर। यहां पे वापस आके आपको बताता हूं, मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के आपको संतृप्त और असंतृप्त जो यौगिक हैं कार्बन के, 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक तो चेन वाला जो आपने देख लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं ब्रांच वाले की, अब हम ब्रांच वाले की बात करने जा रहे हैं। और ब्रांच वाले भी संतृप्त या असंतृप्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ब्रांच वाले जो कंपाउंड है वो भी संतृप्त असंतृप्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। थोड़ा धैर्य बनाइए, देखिए थोड़ी छोटी क्लास है, छोटी क्लास है ना, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होती, छोटी सी क्लास होती है। 50-55 मिनट जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मुश्किल से इतना ही समय, कई बार इससे भी कम मिलता है ना। 45-50 मिनट शायद ज्यादा सही रहेगा शब्द, इतना ही समय मिलता है आपको क्लास, आपको चीजें समझाने का। और जब 3 दिन के अंदर टारगेट करके आपको चीजें खत्म करनी है, चैप्टर को खत्म करना है और आपको समझाना भी है साथ साथ, तो बातचीत नहीं हो सकती उस चीज में, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए सुनिए जरा एक बार। ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड्स या ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन क्यों लिखेंगे आप, तो सुन लीजिए। अभी आपने पीछे जितने भी पढ़े हैं सब में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कुछ है तो बताइए। सभी के अंदर या तो हाइड्रोजन है या कार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ है नहीं सर। कोई तीसरा आपको दिख रहा है? ये दोनों मियाँ बीवी के बीच में कोई तीसरा दिख रहा है सर? मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में? अब ये हस्बैंड वाइफ तो नहीं कह सकते इन्हें, क्योंकि ये तो सर जीवित थोड़ी है, लेकिन ये जीवित चीजों के अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। सर ब्रांच्ड चेन की ना एक कंडीशन है। पहले तो ब्रांच्ड चेन की एक कंडीशन सुन लीजिए कि कम से कम एटलीस्ट 4 कार्बन्स होंगे, तब ही एक ब्रांच, एटलीस्ट 4 कार्बन्स नीडेड। अगर आप ब्रांच्ड कार्बन चेन बनाना चाह रहे हैं ना, ब्रांच्ड कार्बन चेन बनाना चाह रहे हैं, ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, शाखा वाला कार्बन यौगिक बनाना चाह रहे हैं, तो कम से कम 4 कार्बन की आवश्यकता होगी आपको। सर क्यों सर 4 क्यों सर 3 क्यों नहीं हो सकते सर? ये लो 3 है, कैसे बनाओगे? आप कहोगे सर कोई नहीं ना, इसको पहले कार्बन को ये ऐसे टांग दो। सर आप ऐसे टांग रहे हो, लेकिन इसका ये जा तो एक ही रेखा में रहा है, जा तो एक ही रेखा में रहा है सर, ये जा रहे नहीं जा रहे एक ही रेखा में, मतलब ये बात तो यही हो गई, सीधी रेखा ही तो है। ब्रांच का मतलब होता है जहां पे रेखा सीधी ना हो, जहां पे रेखा सीधी ना हो। अब इस रेखा को आप सीधा कैसे बताएंगे सर? ये आप सीधा कह लेंगे, फिर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? या अगर इसी को मैं इस प्रकार लिखूं, ये 2 कार्बन हो गए सर,
एक कार्बन इसके साथ, एक कार्बन इसके साथ। अब आप कहेंगे सर ये तो सीधा है, ये भी सीधा है, लेकिन आपको मुड़ना तो पड़ा ना, आपको एक ही तरफ मुड़ना पड़ा, पर मुड़ना पड़ा। तो ये 4 कार्बन बेटा कम से कम चाहिए होंगे अगर आप ब्रांच चेन कहना चाहते हैं, मतलब ब्रांच शाखा वाला कार्बन यौगिक बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये ब्रांच्ड कार्बन चेन क्या होती है सर? अभी एक उदाहरण तो आपको मिल ही गया, एक उदाहरण तो आपको मिल ही गया, है ना। और इसके भी नाम जो है इसी प्रकार से होते हैं, और जब आप इनकी भी नेमिंग करेंगे, इनके भी जब आप नाम रखेंगे, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रांच जिस तरफ है वो पहले आनी चाहिए, उस कार्बन को आप पहले लिखेंगे जिस तरफ ब्रांच है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये 3 कार्बन है और तीसरे कार्बन पे ये 2 कार्बन इस प्रकार से लटके हुए हैं, मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे सर आप फर्स्ट यहां से शुरुआत करेंगे, पहला कार्बन इसे मानेंगे और आप लिखेंगे सर मेथ 1, और ये पहले कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं सर, इसलिए मेथ 1 एथ। इस प्रकार से आप आगे नाम इसका, मेथ पे पहला, माफ कीजिए मेथ 1 एथ गलत लिख दिया मैंने, 1 इथेन पहले आप ये लिखेंगे कि पहले कार्बन पे, 1 इथेन का मतलब पहले कार्बन पे 2 कार्बन मौजूद हैं, 1 इथेन। उसके बाद आप लिखेंगे सर प्रोपेन, 1 इथेन प्रोपेन किसके लिए? इन तीनों के लिए जो सीधी रेखा में है। ये किसके लिए? ये क्या है? पहले कार्बन पे 2 कार्बन पहले से मौजूद है, उसके बाद ये प्रोपेन। ठीक है, इस प्रकार से आप करते हैं। हालांकि ब्रांच का आपको समझ आ ही गया है, एक उदाहरण मैं यहां लिख देता हूं, उसके बाद आपको रिंग के बारे में बताते हैं जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रांच के लिए ये कार्बन, ये वाला उदाहरण आपकी किताब में भी है। आप हाइड्रोजन की संख्या चाहे तो आप देख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट इसे होगी। इसे कितनी होगी सर? 1 2 3 तो पूरे हो गए सर, एक ही हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है इसे कितने की रिक्वायरमेंट है? 1 तो पूरी हो गई, 3 हाइड्रोजन की इसे और 3 ही हाइड्रोजन की इसे रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, अब आप आ जाओ, अगर आपने ये देख लिया है तो अब आप आ जाओ किस पे? रिंग पे। ये बेटा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिंग जो है और भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है सर? मैं बताता हूं आपको क्यों हो जाता है, मैं बताता हूं आपको। देखो, जब कार्बन एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से जुड़े हों, एक रिंग तो ये है, एक रिंग ये है। अब यहां 2 परिस्थितियां आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहां पे भी एक परिस्थिति हो सकती है जिसमें क्या हो सकता है सर, ये डबल बॉन्ड है, यहां पे ये डबल बॉन्ड है और साथ में ये ब्रांच्ड चेन भी है। ये डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच्ड चेन भी है। देख रहे हो, यहां पे 2 चीजें ध्यान रखने वाली हैं, एक तो ये डबल बॉन्ड और एक तो ये ब्रांच्ड चेन। ये 2 चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि सर ब्रांच यानी शाखा तो है ही है, साथ में डबल बॉन्ड भी है। अब सर यहाँ पे भी क्या हो सकता है? हो सकता है सर यहाँ पे हाइड्रोजन पूरी मात्रा में मौजूद है, जैसे दो कार्बन से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो 2 ही और की आवश्यकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? H2 हो जाएगा। इसकी भी सबको H2, सबको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, सभी को 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, संतृप्ति के लिए सभी को 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो इसका पूरा फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? C6H12। क्या लिखेंगे? C6H12। एक तो ये हो गया सर, एक तो ये हो गया जो मैंने आपके सामने बना दिया। अभी इसका नाम आप बताएंगे, अभी इसका आप नाम भी बताएंगे इसका, है ना? समझ रहे हैं आप? हाँ जी, चलिए सुनिएगा जरा, एक बार सुनिएगा। एक तो ये हो गया सर, और एक और क्या बता रहा हूं मैं, एक और क्या हो सकता है? एक और हो सकता है जिसमें कार्बन जुड़े तो इसी प्रकार है, पर यहां पे होता क्या है? हाइड्रोजन की कमी है, हाइड्रोजन की कमी है, यानी सभी के पास एक ही हाइड्रोजन है। होना 2 चाहिए था, पर सभी के पास एक ही हाइड्रोजन है। तो ये हो गया सर C6 और HB6। तो आपको इनका नाम बताना है, नाम बता दीजिए सर। अगर आप इसको कहेंगे जिसमें पूरी संतृप्ति है, तो सर ये होता है बेंजीन, सॉरी माफ कीजिएगा, साइक्लोहेक्सेन।
साइक्लोहेक्स एन, एन एन लगाए, एन हेक्स किसके लगाए, कार्बन के लिए, और साइक्लो क्योंकि ये रिंग है, साइक्लो क्योंकि रिंग है, हेक्स मतलब 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, और एन इसलिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। परंतु लेकिन किंतु परंतु अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सभी के पास एक एक ही हाइड्रोजन है पर होने 2 चाहिए थे, इसलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड कुछ इस प्रकार से 3 डबल बॉन्ड आते हैं। सर आप कहेंगे 3 डबल बॉन्ड आते तो हैं, पर 3 डबल बॉन्ड से सबका काम हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड ना घूमते रहते हैं, इसमें ये डबल बॉन्ड ना पास पास खेलते रहते हैं, इसके बारे में आपको बड़ी कक्षा में बताया जाएगा। परंतु जहां C6H6 है जो कि साइक्लोहेक्सेन जैसा दिखता है, पर असल में ये क्या कहलाता है, बेंजीन कहलाता है। ZENE, ENE क्या बताता है इसमें कि इसमें असंतृप्ति है, डबल बॉन्ड वाली असंतृप्ति है, और बेंज सर इसको बेंजीन, ये इसका आप कह सकते हैं इसका नाम है सर, ठीक है, बेंजीन। यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात समझ आई? यदि समझ आई तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। अब कल की क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे सर, कल की क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका, देखो नोमेनक्लेचर बता दिया आपको, होमोलोगस सीरीज के बारे में बताना है एक बार, और आपको फॉर्मूला बताना है कि संतृप्त कार्बन चेन में और असंतृप्त कार्बन चेन का एक्चुअली फॉर्मूला होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कितने कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे उसका, तो एक वो फॉर्मूला बताना है, होमोलोगस सीरीज बतानी है, उसके बाद कार्बन के रिएक्शंस बताने हैं, और उसके बाद प्रश्न करने हैं। तो कल की 2 घंटे की क्लास भी तो है सर, तो 2 घंटे की क्लास में थियोरी और क्वेश्चन दोनों हो जाएंगे। ये सारी बातें बताते बताते थियोरी और क्वेश्चन दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं आलोक आज के लिए इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। आपके कमेंट्स को रिप्लाई ना करने के लिए बहुत बहुत माफी चाहूंगा, कल करेंगे कमेंट्स के रिप्लाई आपके जी वर्ग के, क्योंकि क्लास लंबी है, ठीक है। तो दिस इज आलोक साइनिंग ऑफ, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।